नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग जो वर्ग 3 और वर्ग 2 में जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बारे में उसका जो सिलेबस है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, डिकोड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत से साथियों का हमारे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, बहुत से साथी हमारे जो हैं ऑफलाइन के क्लासेस में पूछते हैं कि सर किस टिप की तैयारी हम करेंगे, कि सर संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे आता है जीन पियाजे का, कोहल वर्ग का नैतिक विकास किस टॉपिक में आता है सर, किस इकाई में आता है, कि अधिगम के सिद्धांत जो है किस टॉपिक में आएंगे सर, कि वो है नहीं है सिलेबस में, क्या है। इसके बारे में बहुत से प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि किस टॉपिक में, किस इकाई में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। जो भी हमारे जो सब टॉपिक हैं उनके बारे में भी क्लियर हो जाएगा, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे बेहतरीन आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में। क्योंकि जो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स होते हैं या फिर हमारे जो पेड कोर्स चलते हैं, उसमें जो टीचर्स होते हैं 80% जगह पे क्या होते हैं, हमारे जो रेगुलर टीचर नहीं होते सीडीपी के, कुछ गिने चुने कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया जाए तो सभी क्या है पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाते हैं, कि नोट्स कहीं से ले करके पढ़ाते हैं। हम क्या है टीचर्स, हम सभी चीज़ें पढ़े हुए हैं। तो इसके बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन करके बताया जाएगा। तो सभी आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस को देखें तो वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है सिवाय एक के। आप देखेंगे ये वर्ग 3 का सिलेबस है, ये जो है वर्ग 2 का सिलेबस है। इसमें केवल एक चीज़ बस लिखा है यहाँ पे, उच्च प्राथमिक शाला बालक, इसमें यही बस चेंजेस है। तो मान सकते हैं कि 95% सिलेबस जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 का सेम टू सेम है। आपको कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही जल्दी कोशिश किया जा रहा है कि आप सभी के लिए जो टॉपिक वाइज हैं, एक एक टॉपिक के बाद एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, और बहुत ही विस्तार से मिलेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने इकाई हैं। तो इसमें 3 इकाई में बांटा गया हमारे सिलेबस को। पहला इकाई है बच्चे का विकास, दूसरा इकाई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का को समझना, और तीसरा इकाई दिया है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ये 3 इकाई में बटा है। अब हम लोग तीनों इकाई को बांटेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे सब टॉपिक दिया गया है, जो कि हम लोग जो इकाई 3 है उसको हम लोग 13 सब टॉपिक में बांट सकते हैं। इकाई 2 है, इसे हम 6 सब टॉपिक में बांट सकते हैं, आगे जाके देखेंगे। और इकाई 3 जो है 9 सब टॉपिक में बांट सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे जो है कितने यूनिट हो जाते हैं, 15 + 13। तो ऐसे करके हमारे लगभग 28 टॉपिक्स हो जाते हैं। 28 टॉपिक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, अभी भी समय भी पर्याप्त है। हालांकि समय कम बचा हुआ है, लेकिन हम लोग एक रणनीति बना के तैयारी करेंगे तो बहुत सी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक मास्टर प्लान भी बताएंगे, जिसके माध्यम से आप जितना दिन भी बचा हुआ है उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। कितना समय आपको पढ़ने में देना है, थ्योरी में देना है, कितने समय आपको एमसीक्यूज में देना है, और एमसीक्यूज कैसे करना है, थ्योरी कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। तो पहला जो इकाई है, आप अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर के बैठेंगे साथ में, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाए। क्योंकि ये जो पेज है हमेशा नहीं खुला रहेगा, इसका जो सब टॉपिक है उसको हम समझाते जाएंगे अपने पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 जो है बच्चे का विकास, तो इसमें बच्चे का जो विकास है उसके बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें लेसन बनता है, बोल सकते हैं टॉपिक बनता है, बोल सकते हैं विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, बच्चे का विकास। इसमें विकास की अवधारणा एवं सीखने संबंध। तो विकास की अवधारणा जो पहला टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, कि विकास क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विकास की विशेषताएं क्या है, विकास के प्रमुख आयाम क्या है, विकास और अधिगम का संबंध क्या है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं अपने जो भी कंटेंट है उसके माध्यम से। और आने वाले समय में आपको वीडियोस मिलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सरल अर्थ में देखा जाए तो बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से कैसे विकसित होता है, तथा इसका उसके सीखने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीज़ें क्या है इस चैप्टर की जो पहला सब टॉपिक है उसका क्या है, एक कोर बिंदु है, उसका जो है मुख्य बिंदु है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो इसी में बच्चे के विकास से के सिद्धांत, बच्चों के विकास के सिद्धांत, जो कि हमारा जो है सेकेंड लेसन है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के विकास के सिद्धांत, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखेंगे बच्चों के विकास के सिद्धांत, तो क्या क्या विकास है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो विकास के प्रमुख जो सिद्धांत हैं
जो भी सिद्धांत दिया हुआ है सिफेलोकॉटल से लेकर के हमारे जो वर्तुलाकार सिद्धांत की निरंतरता का सिद्धांत, इस सभी के बारे में पढ़ना है। विकास की अवस्थाएं क्या क्या होता है, अवस्थाएं में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो गर्भावस्था से लेकर के हम लोग कहाँ तक का देखेंगे, शैशवावस्था तक की जो भी चीज़ें होते हैं बच्चों के साथ, उनका शारीरिक विकास कैसे होता है, उनका मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे, उनका सामाजिक विकास कैसे होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। विकास की गति एवं क्रम कैसे होते हैं, उसके बारे में भी इसी में आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ये भी इसी में आ जाएगा। पियाजे एवं वाइगोस्की के विकास के संबंधी विचार, तो देखिए भाई इसी के अंदर आ जाता है हमारा पियाजे और वाइगोस्की का जो भी विकास के संबंधित विचार हैं, चाहे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी हो विकास का। इन्होंने किसके बारे में बताया है कि बच्चों का विकास का जो क्रम है कैसे होता है, उसके बारे में बताया है। तो पियाजे और वाइगोस्की का जो विकास के लिए जो भी उनका सिद्धांत है वो चीज़ें इसी में आ जाएंगे। सिंपल भाषा में देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास किस क्रम, गति और सिद्धांतों के अनुसार होता है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला टॉपिक आप सिलेबस में देखेंगे तो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है। वंशानुक्रम में आप पूरे डिटेल में जान सकते हैं कि जीन से लेकर के, क्रोमोसोम से लेकर के, जो भी हमारे सेल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनके क्रोमोसोम से लेकर के क्या क्या ट्रेट्स डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं वहाँ तक देख सकते हैं। वातावरण कैसे प्रभाव करता है उसके बारे में, विकास में दोनों की भूमिका क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्रकृति बनाम पालन पोषण, तो नेचर वर्सेस नेचर, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जो बोला गया है, कौन जो है नेचर को सपोर्ट करते थे, कौन जो है नर्चर को सपोर्ट करते थे। नेचर कहने का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति यहाँ पे प्रकृति का मतलब होता है हमारा जो है, यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या होता है, हमारा नेचर क्या है, यहाँ पे वातावरण से नहीं है। ये जो नेचर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वातावरण, और पहला जो प्रकृति है उसका क्या मतलब है, ये हमारे जेनेटिक्स से संबंधित है कि हमारा जो ट्रेट्स मिला हुआ है, जो भी हमारे अनुवांशिकी चीज़ें मिला हुआ है, उसका क्या रोल होता है। वंशानुक्रम में वातावरण का पारस्परिक संबंध क्या होता है उसके बारे में, दोनों के बारे में देख सकते हैं। तो क्या क्या सिद्धांत दिया गया है बहुत सी डिटेल में आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीधी भाषा में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, बच्चे के विकास में जन्मजात गुण और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में दिया गया। अगला जो टॉपिक है आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ये आप देख सकते हैं सिलेबस में। यहाँ पे बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, इसमें क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बुद्धिमत्ता की अवधारणा क्या होता है कि हम लोग का इंटेलिजेंस है उसके बारे में अवधारणा है, उसको अच्छे से देखेंगे। बुद्धिमत्ता का निर्माण कैसे, इंटेलिजेंस का निर्माण होता है उसके बारे में। बुद्धिमत्ता की पारंपरिक अवधारणा की सीमाएं क्या क्या है, आईक्यू आधारित बुद्धिमत्ता की आलोचना भी इसी में आता है। तो बुद्धिमत्ता को केवल आईक्यू या परीक्षा के अंकों से नहीं समझा जा सकता, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला जो सब टॉपिक है इसी के अंदर बहुआयामी बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुआयामी बुद्धि का अवधारणा क्या होता है, और इसी में हार्वर्ड गार्डनर का जो ये बहुआयामी बुद्धि है ये किसके द्वारा दिया गया था, गार्डनर के द्वारा। कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया था, 8 प्रकार। तो 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया, तो ये क्या क्या बुद्धि दिया हुआ है, 1 2 ऐसे करके 8 बुद्धि दिया हुआ है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है एक कक्षा का एग्जाम्पल लेकर के, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेकर, एक बच्चा का रुचि इस चीज़ में है तो वो बच्चा जो है किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, हार्वर्ड गार्डनर के, इस के प्रश्न आते हैं तो आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। हर बच्चा एक प्रकार के इंटेलिजेंस से नहीं होता है, उसकी क्षमता अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, तो इस प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे भाषा एवं विचार, ये भी हमारा अगला टॉपिक है, भाषा एवं विचार सिलेबस को देखेंगे। तो भाषा एवं विचार, तो भाषा एवं विचार के बारे में हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उनका क्या क्या तर्क था उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते थे कि भाषा पहले आता है फिर विचार आना स्टार्ट होता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा आता है, कुछ लोगों का मत था कि भाषा और विचार के बीच कोई संबंध नहीं है, और कुछ लोगों का कहना था कि दोनों जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कुछ विचार हैं, उनके बारे में हम लोग के मनोवैज्ञानिक का क्या क्या योगदान है, कैसे कैसे उन्होंने बताया हुआ है, तो उसके बारे में इस लेसन में मिलेगा आपको। आगे देखते हैं सीखने वालों में व्यक्तित्व भिन्नता क्या क्या आते हैं। तो इसमें पढ़ना, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो व्यक्तित्व विभिन्नता जिसमें क्षमता में अंतर, रुचि में, योग्यता में, बुद्धि में, व्यक्तित्व में विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। सभी बच्चे एक जैसी गति और एक ही तरीके से नहीं सीखते, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। आगे जो है भाषाई विभिन्नता, तो भाषाई विभिन्नता के बारे में भी दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा भाषाई विभिन्नता, तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं सब टॉपिक के तौर पे। अलग अलग भाषाएं एवं बोलियाँ,
बहुभाषी कक्षा के बारे में हम किस तरीके से अपना व्यू रख सकते हैं बच्चों के सामने। मातृभाषा के महत्व के बारे में देख सकते हैं। इसमें भाषा से संबंधित सीखने की कठिनाइयाँ क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। कक्षा में भाषाई विविधता का प्रबंधन, तो ये चीज़ें सभी इसी में आ जाते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को समान और सहयोगी वातावरण में पढ़ाना, ये सभी चीज़ों को हम किससे रिलेट करके चलेंगे, बच्चों के जो क्लास का वातावरण है, बच्चों के बीच में किस प्रकार की भाषाओं का रोल होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है इसी में, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि पर आधारित विभिन्नता। क्या क्या विभिन्नताएं हैं जो जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि पर आधारित हैं, तो उसके बारे में देख सकते हैं। लैंगिक विभिन्नता क्या क्या देखा जाए, जाति एवं समुदाय से संबंधित हो सकता है, धर्म से संबंधित हो सकता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता हो सकता है, पूर्वाग्रह क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है, भेदभाव क्या चीज़ें हैं, समान एवं समावेशी कक्षा कैसे बनाया जा सकता है, सब चीज़ का सामना करते हुए इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी तैयारी जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सरल अर्थ में बोला जाए तो क्या सब बोल सकते हैं, शिक्षक को जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में टीचर्स को अच्छे से कैसे एक क्लासरूम बनाया जा सकता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, सभी का सम्मान हो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ये आपका अगला टॉपिक है जो कि मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें सभी प्रकार के मूल्यांकन आ जाते हैं। आप सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर क्या क्या है। शाला आधारित मूल्यांकन पूरे किसके ऊपर बात हो गई, हमारे मूल्यांकन से संबंधित। तो सीखने हेतु मूल्यांकन क्या होता है, सीखने में सहायता के लिए मूल्यांकन। इसमें हम लोग को फॉर्मेटिव, समेटिव सभी प्रकार के असेसमेंट आ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, समेटिव असेसमेंट एज लर्निंग, ये सभी चीज़ें इसी में आ जाते हैं। सीखे हुए का आकलन, सीखने का मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अंतिम परीक्षा आधारित मूल्यांकन क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने को बेहतर बनाने के लिए और सीखे हुए का आकलन करना, ये सभी चीज़ें इसी में आ जाते हैं। ये सब पढ़ सकते हैं हम लोग। शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी मूल्यांकन का वही है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है। सतत मूल्यांकन, यहाँ पे समग्र मूल्यांकन की बात हुआ है। फिर स्कॉलास्टिक, को स्कॉलास्टिक चीज़ें क्या होता है, शैक्षिक एवं सशैक्षिक पक्ष क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। सिंपल मीनिंग देखें तो बच्चे का मूल्यांकन केवल अंतिम परीक्षा से नहीं बल्कि पूरे वर्ष की विभिन्न गतिविधियों और सीखने के आधार पर किया जाए। तो ये इसके बेस्ड हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। परिवेश एवं अभ्यास, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इसी में सीखने का परिवेश, घर में विद्यालय का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है, कक्षा का वातावरण कैसे हो, शिक्षक की भूमिका क्या क्या हो सकता है, अभ्यास का सीखने पर प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसी में एक और टॉपिक है नैतिक विकास, क्योंकि इसमें नैतिक विकास के बारे में अलग से चर्चा नहीं किया गया। अगर आपके सामने विकास शब्द आ गया है तो सभी प्रकार के विकास के टॉपिक शामिल है, क्योंकि तीन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बिना हमारा बाल विकास अधूरा होता है। एक जीन पियाजे, और हम लोग का क्या, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, और क्या हमारे कोहलबर्ग, इनके बिना हमारे क्या है, सिलेबस जो है इनकम्प्लीट। इन सभी से क्वेश्चंस आज तक बहुत कम ऐसा एग्जाम हुआ होगा जिसमें इन तीनों से क्वेश्चंस नहीं बने होंगे। तो विकास बोला जा रहा है तो इसी में हम लोग का नैतिक विकास भी आ जाता है, इसलिए इसको जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये मान के चलिए कि हमको बाल विकास की जो सिलेबस है, जो भी आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं सीजी टेट, सी टेट वगैरह में, पूरे चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि किस इकाई का ये टॉपिक हो सकता है और ये चीज़ है कि नहीं है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिलेबस का डिकोडिंग लेकर के आए हैं, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को सभी टॉपिक से लेसन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल पैनिक होकर तैयारी नहीं करना है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास लगभग 40 डेज का टाइम है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो नैतिक विकास की अवधारणा क्या होता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कैसे है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना क्या होता है, सिद्धांत के स्तर एवं अवस्थाएं क्या क्या होते हैं, सिद्धांत की आलोचना कैसे किया गया है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला यूनिट, जिसमें हम लोग 13 क्या बनते हैं, सब यूनिट बनती है। यही सबसे हम लोग का लेंदी यूनिट है, और साथ ही साथ यही से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का टॉपिक जो है 28-30 तक बन रहे हैं, छोटे से टॉपिक हैं। फिर भी से हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चन भले ही आने हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो है आपका 15 में 15 जो लाने वाले हैं उनका चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि बाल विकास जो है हमारे शिक्षा का क्या है, हमारे जो सिलेबस है उसका जान है। यही जो पोर्शन है जो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा, जो कि हमारे यूनिट नंबर 2 है, इकाई नंबर 2 है। यहाँ से किस प्रकार के सब टॉपिक दिया गया है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में देखना होगा। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं,
तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो सब टॉपिक बना हुआ है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या सब टॉपिक है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। अवधारणा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे आप लोग। समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशन की आवश्यकता क्यों है, समान अवसर का मतलब क्या है। समान अवसर होता है, एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्वालिटी। ये सब के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। विविधता का सम्मान कैसे किया जा सकता है, ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना ये भी बहुत जरूरी है। इसी में हम लोग की क्या है, सभी प्रकार के बच्चे जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, विशेष आवश्यकताओं की अवधारणा क्या है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं क्या क्या होता है, शिक्षक की भूमिका क्या क्या होती है, इसके अंदर सब टॉपिक है। आप ऐसे तैयारी करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा। तो ये हम लोग का अगला टॉपिक है। इसी में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा। तो वंचित वर्ग क्या होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे कैसे, किन लोगों को बोला जाता है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बच्चे कौन होते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे, किस प्रकार के पृष्ठभूमि बच्चे आते हैं उनके बारे में देखेंगे। समान अवसर एवं संवेदनशील शिक्षण, इस प्रकार के टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी में हम लोग का सीखने में कठिनाई एवं विकलांगता वाले बच्चे। यहाँ पे हम लोग को जितने भी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, सीखने की कठिनाइयाँ क्या क्या होती है वो सभी आ जाएंगे। जिसमें हम लोग का डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस टाइप के टॉपिक आ जाएंगे। इसमें हम लोग के जो भी बच्चे हैं जिनको सीखने में कठिनाइयाँ होती है, इसमें हम लोग का अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक में जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सभी आ जाएंगे। विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं क्या करते हैं, शैक्षिक आवश्यकताएं क्या है, शिक्षक की रणनीतियाँ क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे। तो इसमें सृजनात्मक शिक्षार्थी आ जाते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी आ जाते हैं, विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे, टैलेंटेड लर्नर्स। इस सभी के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे किया जा सकता है, विशेष आवश्यकताएं क्या क्या है, समृद्धिकरण गतिविधियां कैसे समृद्ध करके हम लोग अपने क्लास को बना सकते हैं, ये सभी के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। तभी जाके हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या हो गया था, 5 टॉपिक के जो इकाई 2 था, जो सबसे छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इकाई 2 हम लोग का कितने लेसन में बना हुआ है, 5 में। हम लोग का इकाई कितने सब टॉपिक में बना हुआ था, 5 में। तो ये 18 हो जाएगा दोनों मिला करके। आगे देखते हैं सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेकंड नंबर का लेंदी टॉपिक हमारे, जो कि आपके वर्ग 2 में भी सेम सिलेबस है, वर्ग 3 में भी सेम सिलेबस है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इसका लेसन का नाम शिक्षा शास्त्र बोल दिया गया तो बहुत कुछ आ जाता, सीखना आ गया तो बहुत कुछ आ जाएंगे। सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके क्या क्या होते हैं। पहला इसमें जो सब टॉपिक है, सीखना सिखाने के आधारभूत तरीके, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग का सब टॉपिक होंगे। सीखने की अवधारणा क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होता है, सीखने के प्रमुख तरीके क्या क्या होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, गतिविधि आधारित अधिगम, कैसे कैसे हम लोग गतिविधि करा के अधिगम करा सकते हैं, सभी टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बच्चों की सीखने की व्यूह रचना, ये भी एक यूनिक टाइप का टॉपिक है। इसमें हम लोग व्यूह रचना मतलब क्या है कि बच्चों को कैसे हम लोग सीखने के एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का सीखने की जितनी रणनीतियाँ हैं वो आ जाएंगे। विभिन्न सीखने की शैलियाँ, सीखने का अलग अलग जो अप्रोचेस होते हैं, स्टाइल होते हैं, वो उसके बारे में इस यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। समस्या समाधान कैसे किया जाता है, अनुभव आधारित सीखना, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। तो लर्निंग के जितने भी टाइप्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है आप सिलेबस में देखेंगे तो सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना। अगर आपके पास प्रिंट आउट होगा तो बिल्कुल सामने रखिए ताकि आप उससे लिंक करते जाएंगे। पहला क्या समझ सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से कैसे सीखते हैं। सहपाठी अधिगम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, समूह अधिगम कैसे करवा सकते हैं, और एक होता है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये सभी क्या सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना। यहाँ पे सामाजिक क्रियाकलाप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को आपस में ही सीखने का मौका मिले। तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना। आगे देखते हैं सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इसी में अगला टॉपिक क्या है, हम लोग का सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या क्या है। तो परिवार का प्रभाव क्या क्या होता है बच्चों के सीखने में, समाज एवं संस्कृति का क्या प्रभाव होता है, कक्षा की अंतःक्रिया कैसे प्रभाव करता है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जहाँ पे भी सामाजिक शब्द आया, समाज से रिलेटेड शब्द आया, वो क्या हो जाएंगे, हमारे वाइगोत्स्की से रिलेटेड हो जाएगा। बिना वाइगोत्स्की के हम लोग पढ़ नहीं सकते। बहुत से साथियों का कहना था कि सर टॉपिक में था ही नहीं वाइगोत्स्की, क्यों पढ़ें, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये इसलिए जान लीजिए कि क्यों इन लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बालक एक समस्या समाधान करता है एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो बालक एक समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे काम करते हैं। तो इसमें क्या समस्या समाधान क्या होता है, वैज्ञानिक अन्वेषण क्या होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होता है, क्यूरियोसिटी क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, प्रयोग एवं खोज, ये सभी क्या हो गया, सीखने की विधि हो गया। एक प्रकार का हम लोग जो खोज विधि से सीखते हैं वो सभी विधियाँ हो गया।
आलोचनात्मक चिंतन हो गया, स्वयं समाधान खोजने का अवसर, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये 5 यूनिट हो गया। आगे देखेंगे सिलेबस को, तो आप हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। संज्ञान एवं संवेग, ये अगला टॉपिक क्या हो गया, संज्ञान एवं संवेग। तो जहाँ पे भी संज्ञान शब्द आया तो संज्ञान का मतलब क्या होता है, तो ये संज्ञान शब्द आया तो यहीं पे हम लोग का एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, जो जीन पियाजे का हम लोग का क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। जीन पियाजे का जो हम लोग संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें हम लोग किस किस चरण में स्कीमा से लेकर के जो भी है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, वो सभी चीज़ें आ जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, संज्ञान का मतलब क्या होता है, सोच क्या होता है, समझ क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, समस्या समाधान, ये सभी चीज़ें आए। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है संज्ञान और संवेग। तो संवेग में खुशी, डर, क्रोध, चिंता, आत्मविश्वास, ये सभी चीज़ें कब विकास होता है बच्चों का, इस सभी का विकास में बच्चों क्या क्या रोल अदा करते हैं सीखने में, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बच्चे की भावनाएं उसके सीखने और प्रदर्शन को प्रभावित करती है, ये इसका क्या है, मुख्य बात है। अगला देखते हैं 7वां जो लेसन है, अभिप्रेरणा एवं सीखना, मोटिवेशन एवं सीखना। तो ये हम लोग का अगला जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा है, सीखने में सहयोगी अभिप्रेरणा एवं व सीखना। तो ये अभिप्रेरणा शब्द आते ही मोटिवेशन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अभिप्रेरणा की अवधारणा क्या होता है, कितने प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं, तो आंतरिक और एक होता है बाह्य। सीखने में रुचि, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन, मोटिवेशन का लर्निंग पर प्रभाव, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत हो सकते हैं। अब यहाँ पे सीखना है, तो सीखना सभी, सीखना क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम भी बोलते हैं। तो अधिगम शब्द भी आ जा रहा है यहाँ पे, लर्निंग। तो लर्निंग के जो भी थ्योरीज हैं वो भी इसी लेसन के अंतर्गत आ जाएंगे। सीखने में सहयोगी कारक, ये भी हमारे जो लेसन है उसका एक टॉपिक है। सीखने में सहयोगी कारक क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। सीखने में सहयोगी कारक, इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो व्यक्तिगत कारक क्या क्या चीज़ होते हैं। दो प्रकार के कारक हैं, एक तो व्यक्तिगत है जो हम लोग की जो इंडिविजुअल चीज़ें उसको प्रभावित करते हैं, जिसमें बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, पूर्व ज्ञान, आत्मविश्वास, ध्यान, ये सभी जो है सीखने में कैसे एक कारक के तौर पे काम करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्यावरणीय कारक क्या क्या है, तो परिवार है, विद्यालय है, शिक्षक है, मित्र सहपाठी है, कक्षा का वातावरण है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण है, ये सभी चीज़ें किस में आ जाते हैं, पर्यावरणीय कारक में आ जाते हैं। आगे देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अधिगम के सिद्धांत में जितने भी सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत हो गया, संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया, रचनावादी सिद्धांत हो गया, शिक्षा में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग, तो ये सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे बांटा जाए तो हमारे टॉपिक कितने हो गए, 13, 5 और यहाँ पे कितने हैं, 9। तो ऐसे करके हम लोग कितने, लगभग 27 टॉपिक बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर कोई टॉपिक छूटा होगा जो इस इकाई में आता है, ऐसा लगता होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिले। ये जो है मुख्य मुख्य हम लोग के सिलेबस के पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अब फाइनली बोला जाए तो किसके बारे में बोला गया है, बच्चे का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चा कैसे विकसित होता है और सीखता है। तो ये पहला यूनिट का यही आसान भाषा में बोला जाए तो उसके बारे में पूरा जो डिटेल में दिया। समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो अलग अलग क्षमता पृष्ठभूमि वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, तो बच्चा कैसे सीखता है और शिक्षक कैसे सिखाएं, ये सभी चीज़ इसमें आ जाते हैं। अब आपका रणनीति कैसा हो सकता है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लगभग 40 डेज का टाइम है, 2-4 दिन आगे पीछे त्यौहार वगैरह करके जा सकते हैं समय। तो 40 डेज का टाइम है, आपके पास 28 टॉपिक्स हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करें। आप बहुत से टॉपिक पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद समय कैसे देना है, तो आपको समय ऐसे बांटना है कि आपको 70% जो टाइम है, 70 बोल सकते हैं, फिर 60% टाइम जो है आपको कैसे करना है, थ्योरी को पढ़ना है। और 40% जो टाइम है आप डेली जो है, बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय दीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ना है 60% टाइम इसमें, और 40% टाइम में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यूज कैसा होना चाहिए, न्यू पैटर्न में होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ते जा। न्यू पैटर्न कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपने हर वीडियो में न्यू पैटर्न में ही एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आते हैं। आप चाहे तो जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसको जाकर देख सकते हैं। न्यू पैटर्न क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, एक तो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो पुराने पैटर्न में, जिसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता था, तथ्यात्मक प्रश्न आते थे। और आजकल पूछा जाता है, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या पूछा जाता है, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोड मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास इस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। बहुत से लोग को ऐसे क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए उन लोग पीछे छूट जाते हैं। और साथ ही साथ आजकल बहुत जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, हॉट स्टेप के क्वेश्चन, इसको बोला जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आपको सिचुएशन दिया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उस क्वेश्चन, जैसे एक रोहन नाम का बच्चा है, इस टाइप की परिस्थिति दिया जाता है,
तो ये इस प्रकार की कक्षा में इस प्रकार की हरकत करता है तो बच्चों को किस प्रकार का दिक्कतें हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, जिसको हम लोग सिचुएशनल बेस्ड भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। तो आपका अपना तैयारी का तरीका भी बदलना होगा। आप टीचरशिप से जुड़े होंगे तो आपको पता चलता होगा कि सभी लेसन से हम ऐसे क्वेश्चन मनवा के लेके आते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलता है। और कोशिश किया जा रहा है कि आप सभी के लिए बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज और जो भी PDF नोट्स है उसको एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल कराया जाए। आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप किस टाइप के चीज़ें चाहते हैं। फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस जो भी DPP है कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, कि साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। तो इस प्रकार के आप सभी को क्वेश्चंस उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी जो है अभी क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके जो भी हमारे पेडागोजी के लेसन्स बने हैं उसको जा करके अच्छे से देख सकते हैं। आपको बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे और नए टॉपिक के वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच। बनिए रहिए आप हमारे टीचरशिप फैमिली के साथ और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।